जानते हुए माँ सरस्वती से प्रार्थना की है कि आज का ये कार्यक्रम अच्छे से हम सफलतापूर्वक आयोजित कर सकें। अब चलिए मैं जल्दी से दोस्तों आपको इस कार्यक्रम का उद्देश्य बता देता हूं, क्योंकि बहुत से मेहमान हमारे बीच बाद में पधारे हैं। जैसे मैं बात कर रहा था कि जब एक इमारत खड़ी होती है तो उस इमारत को खड़ी करने में बहुत से पिलर्स होते हैं। बंसल न्यूज ये कार्यक्रम जरूर आयोजित कर रहा है और ऐसे कोरोना योद्धाओं को सम्मानित कर रहा है जिन्होंने कोविड-19 कोरोना काल जैसे बुरे वक्त में, जब लोग अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, जिन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी, ना समाज के ताने बाने सुने, उन्होंने सिर्फ अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इंसानियत को जीवित रखा। और ऐसे ही योद्धाओं को बंसल न्यूज अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य समझता है कि हम उन्हें सम्मानित करें, उन्हें हम सम्मानित करके बताएं कि उन्होंने वाकई आदर्श का काम किया है। कुछ चंद कविताएं मैंने लिखी हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए, जिससे आप समझ जाएंगे कि बंसल न्यूज का उद्देश्य क्या है। इस कार्यक्रम के जरिए हम किन योद्धाओं की बात कर रहे हैं, हम किन वॉरियर्स की बात कर रहे हैं और किन्हें आज हम सम्मानित करने जा रहे हैं। जिन्होंने संकल्प लिया कि हमारा कर्तव्य है सर्वोपरि, जिन्होंने संकल्प लिया कि हमारा कर्तव्य है सर्वोपरि। एक अलग जज्बा है जिनका, समय को रोक लिया जिन्होंने, एक अलग जज्बा है जिनका, समय को रोक लिया जिन्होंने, बुरे काल को मोड़ दिया जिन्होंने। भूखे प्यासे न जाने कब से जागे, भूखे प्यासे न जाने कब से जागे, अपनों से दूर अपने मन को बांधे। जिन्होंने संकल्प लिया इंसानियत को बचाने का, न धर्म की दीवारें देखी न समाज के ताने सुने। जिनका लक्ष्य रहा सेवा और समर्पण का, ये रिश्ते रहे कुछ अनजाने से। आंखें होती है नम, प्यार आंखें होती है नम, पर इनके हौसले नहीं है कम। महसूस कर सकते हैं हम बस इनकी दास्तां, हर कोई कहता नहीं। लेकिन आज बंसल न्यूज इन्हें सम्मानित करने जा रहा है। तो उद्बोधन की कड़ी में सबसे पहले मैं, हमारे बीच सांसद महोदय जी मौजूद हैं, श्री जनार्दन मिश्रा जी हैं, रीवा से सांसद हैं। सबसे पहले मैं सर आप ही से आग्रह करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के लिए 2 शब्द कहें उद्बोधन में बंसल न्यूज का जो आयोजन। बहुत धन्यवाद दीपक। और हम लोगों की एक थोड़ी सी आदत खराब होती है, जो पॉलिटिकल डिबेट करने वाले लोग हैं, कि बीच में हस्तक्षेप करते हैं, तो दीपक इसको अन्यथा मत लेना। सबसे पहले दीपक लिखते भी बहुत अच्छा है और बोलते भी बहुत अच्छा है, तो कुछ चीज़ें कई बार इसी आपाधापी में पीछे भी छूट जाती। मैं जल्दी से आग्रह करूंगा कि हम अपने अतिथियों का स्वागत पुस्तक से करेंगे। और बहुत आपाधापी के बीच में, राजनीतिक मेहमानों की व्यस्तता के बीच में उनका आना यहाँ हुआ है, हम बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी टीम से आग्रह करूंगा कि पुस्तक की कड़ी में सबसे पहले हम जनार्दन जी को सम्मानित करें। दीपक आप मंच संभालें जब तक। चूंकि बंसल न्यूज की और शरद द्विवेदी जी की बंसल न्यूज हेड हैं, उनका हमेशा मानना रहा है कि पुस्तकें बहुत अच्छी मित्र होती हैं। माननीय श्री जनार्दन मिश्रा जी, श्री राजेंद्र शुक्ल जी पूर्व कैबिनेट मंत्री, शरद जी उन्हें पुस्तक देकर सम्मानित करें। श्री सिद्धार्थ तिवारी जी, सर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आएं, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हैं कांग्रेस रीवा जिले के, आपका स्वागत है। श्री सिद्धार्थ तिवारी जी हमारे बीच है। हमारे बीच श्री श्याम द्विवेदी जी हैं, विधायक हैं त्योंथर रीवा से। श्री दिव्यराज सिंह जी विधायक हैं सिरमौर रीवा जिले से। और श्री केपी त्रिपाठी जी विधायक हैं सिमरिया से। और हमारे बीच श्री सिद्धार्थ तिवारी जी भी हैं, कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सोफे हमारे जरूर थोड़े से छोटे हैं, लेकिन जो अतिथि हैं उनके मन बहुत बड़े हैं और उनके मन की व्यापकता और विराटता को देखते हुए ही सब कुछ स्वीकार्य है, सहज है। बहुत स्वागत आपका। वो छोटी सी मैं, क्योंकि जनार्दन मिश्रा जी को एक और कार्यक्रम में शामिल होना है, जो उनका कमिटमेंट है, वो लौटेंगे हमारे बीच में। सबसे पहला उद्बोधन इसीलिए हम उन्हीं को सुनेंगे सबसे पहले। विंध्य का विकास भी एक बड़ा मसला है और मालवा निमाड़ को जब हम देखते हैं, मैं अक्सर पूछता हूं, जब, क्योंकि भोपाल के एक हमारे मित्र, मेरे ही समवय के राजनेता जो एक बड़े पद पर भी रहे, वो इससे बड़े पीड़ित भी रहे। उनका कहना था कि जो कमिटमेंट मालवा निमाड़ में है वो भोपाल में नहीं दिखता है, राजनेताओं का वो समन्वय नहीं दिखता है, जनता का विकास के प्रति वो आग्रह नहीं दिखता है। कैलाश विजयवर्गीय जी से एक बार मैंने पूछा, जब वो महापौर थे, मैंने कहा सर इंदौर में इतनी तेज विकास क्यों होता? उन्होंने कहा शरद जी, हम किसी कॉलोनी में जाते हैं, हम कहते हैं यहां तक की बजट है हमारे पास, सड़क, मुख्य सड़क तो हम बना देंगे, लेकिन यहां तक आपके घर से, आपकी कॉलोनी से मुख्य सड़क तक का जो रास्ता है, ये 2.5 लाख का बजट हमारे पास नहीं।
तो वो लोग कहते हैं अरे भैया कोई चिंता नहीं, अपन कर देंगे ना, काय का दिक्कत कर रहा है, अपन मालवीय है, अपने कोई लफड़ा नहीं, अपन कर देंगे, बढ़िया सड़क बना देंगे। ये जज्बा जो मालवा में है, ये हमारे पास भोपाल में शायद नहीं है। विंध्य की बात आप जानेंगे, आपका मन जानेगा, और यहां जो महानुभाव बैठे हैं ये जानेंगे। लेकिन विकास एक समग्र कल्पना है। विकास राजनेताओं की ही थाती नहीं है, उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है। विकास उस शहर की भी जिम्मेदारी है, उस शहर, उस अंचल की जिम्मेदारी है, उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी मंच पर बैठे राजनेताओं की है कि आप भी अपने विंध्य रीजन, अपने रीवा के बारे में क्या सोचते हैं। जब मैं 22 साल का था तो मैं ये सोचता था कि भारत में सड़कों पर गोबर क्यों है, लेकिन उस गोबर के बारे में, उसके निष्पादन के बारे में कोई वैज्ञानिक विचार मेरे पास नहीं होता था। बहुत सारे युवा यहां हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप रीवा के विकास के बारे में सोचते हैं तो वो विकास कैसा हो, किस तरह का हो, क्या इसकी कोई कल्पना आपके पास है? क्या आप मानते हैं कि वोट देके फ्री हैं आप, बस वोट देने के बाद आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सारी बातें हैं जिनको हम सुनेंगे, बुनेंगे। सबसे पहले मैं बिना किसी औपचारिकता के आमंत्रित करूंगा जनार्दन जी को, थोड़ा समय ही सही, फिर तो आप जुड़ेंगे ही हमारे साथ कार्यक्रम से लौटकर, लेकिन उसके बाद मैं फिर आपको सुनूंगा। लेकिन अभी जाते जाते जो भी बातें आपकी हों, बड़ा गांधीवादी चिंतन दर्शन आपका नजर आता है, लेकिन समग्र रूप से किस तरह का विकास, इस पर मैं जरूर आदरणीय शरद जी, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, दिव्यराज सिंह जी, केपी त्रिपाठी जी, भाई राजेंद्र जी, सिद्धार्थ जी, हमारे सभी साहित्यकार साथी और कोरोना की लड़ाई में जिन लोगों ने अपना और अपने परिवार को दांव में लगाकर काम किया, वो सभी हमारे आदरणीय बंधु, भगिनी, मित्रों, विकास एक ऐसी अवधारणा बन गई है कि एक 3-4 चीजों में सिमट के रह गई। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो। अपन जब विकास का नाम लेते हैं तो इन्हीं चीजों पर, या कि उद्योग पर अगर समग्र विकास की बात करें तो सबसे पहले उस इलाके के नागरिकों का नागरिकता बोध, वहां की संस्कृति, वेशभूषा, भोजन, और उसके साथ ही साथ जो मानवीय मूल्यों के मानक चिन्ह हैं, उनका समाज में प्रभाव, गतिशीलता, क्रियाशीलता, ये सब बातें सामने आती हैं। अगर मालवा, निमाड़ या भोपाल के विकास की बात करें तो हम पीछे रह गए। पीछे इसलिए रह गए कि मर्जर के समय जो हमसे कमिटमेंट हुआ, उस कमिटमेंट की पूर्ति के लिए न तो यहां के जनमानस में वो चेतना आई, न राजनेताओं में वो प्रतिबद्धता दिखी, और इस वजह से जो हमारा अस्तित्व 1956 को था, उससे हम पीछे ही चलते गए। वहां से आगे बढ़ने की हमने कभी सोचने की स्थिति में ही हम नहीं रहे, न हमारे राजनेता रहे, न हमारे जनमानस में इस चीज को हम फैला पाए। और अगर जन चेतना केवल अर्थ पर होकर के सीमित रह गई या वोट पर सीमित होकर के रह गई
और मैं बहुत स्पष्ट कहूंगा कि समाज का जो बाकी तबका था वो राजनेताओं का चारण बन करके रह गया, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, समाज के प्रतिष्ठित नागरिक हों, या चाहे मीडिया कर्मी हों, या पत्रकार हों, या साहित्यकार हों। इन सब लोगों ने राजनीतिज्ञों को एक केंद्र बिंदु मान लिया और उसी पर आधारित होकर के उनका विरोध या उनके समर्थन में केंद्रित हो गए। और इस वजह से एक जो मूल धारा बहनी चाहिए वो विलुप्त हुई। और उसका कारण रहा कि आज हम ये बात करते हैं कि विंध्य विकास की, अब कैसे विंध्य विकास मागे मोर, इस तरह से भी कह सकते हैं। आज पानी आ रहा है, चाहे वो वर्गी का पानी हो, चाहे बाणसागर का पानी हो, पानी हमारी आवश्यकता है। चाहे वो कमिटमेंट 1956 का हो, ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन का हो, तो दो अगर चीजें, वर्गी का पानी और बाणसागर का पानी और ललितपुर से रेलवे सिंगरौली रेलवे लाइन, इसके लिए जो प्रयास होने चाहिए थे वो नहीं हुए। शिक्षा के क्षेत्र में हम जो दरबार कॉलेज के आगे बढ़ नहीं पाए, भले ही यूनिवर्सिटी की हम बात करें, मेडिकल कॉलेज भी हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हुआ, पर वो जो दरबार कॉलेज के समय या कि विंध्य के समय रीवा शिक्षा का केंद्र था, उससे हम जिस तरह से इंदौर बढ़ा, भोपाल बढ़ा, या कि दूसरे और ग्वालियर बढ़ा, उस मुकाबले हम पीछे रह गए। शिक्षा के मामले में भी भले ही यूनिवर्सिटी हमारी बन गई हो, लेकिन उस विश्वविद्यालय को या कि उच्च शिक्षा को हमारी प्राथमिकता ही नहीं रही। मिश्रा जी, एक उत्सुकता मेरी हमेशा से रही कि क्या आप पहले राज्य थे, क्या ये वजह थी कि आपकी अभीप्सा विकास को लेकर, पहले आपने एक बहुत सुनहरा दौर देखा, क्या उस सुनहरे दौर को देखने की वजह से आपकी वो इच्छा विकास की, कुछ उसकी जो प्रदीप्ति थी, उसकी जो लौ थी, वो कुछ लौ धीमी पड़ गई? धीमी नहीं, एक समय तो बुझ सी गई थी, अब वो धीरे धीरे जलना फिर से शुरू हुई है। बहुत ईमानदाराना बात है, बहुत ईमानदाराना। तो अब थोड़ा अगर कोई बिहार यूपी के हों तो क्षमा करिएगा। हमारे यहाँ अब किसी से आप बात करिए कि पार्टी हो जाए तो कहते हैं लिट्टी चोखा हो जाए। अब ये लिट्टी चोखा हो जाए, मैंने दिल्ली में कहा कि लिट्टी चोखा की पार्टी है, तो गए, हमारे मित्र थे, तो हमने कहा ये तो भरता है, तो ये लिट्टी चोखा कहाँ से आएगा? ये रीमा के भरता, ये लिट्टी चोखा कहाँ से आएगा? पर हमारा माइग्रेशन नहीं हुआ। हम इसके लिए माने सारे विरोधों के बावजूद मैं मानता हूं कि मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसका बड़ा रिएक्शन होगा और हो सकता है उससे मेरा राजनीतिक नुकसान भी हो, लेकिन मैं ये बहुत डंके की चोट पर बोल रहा हूं कि माइग्रेशन नहीं हुआ। हम रीवा में नौकरी करेंगे, रीवा में उसके बाद अपने गांव में करेंगे, गांव में भी अपने चूल्हे में करेंगे। बिहार का आदमी आके टायर बना करके यहां अपना चोखा और लिट्टी फैला गया, लेकिन हम अपनी इदराहा रिकमच बड़ा मुगौरा, इसको हम अपने चूल्हे में रख करके सीमित हो गए। तो इसका बड़ा कारण है माइग्रेशन। हमारे यहाँ एक बार मंत्री लोग आए थे, बंगाल के एक मंत्री हैं भी, उन्होंने कभी का जीवन में कहा कि हमने कभी शाकाहारी भोजन नहीं किया, मांसाहारी हमेशा खाए। और जब उनकी शादी हुई और शादी में मेरा परिचय उन्होंने कराया, आपको आश्चर्य होगा, मतलब अपने व्यंजनों की बात मैं करता हूं, बाबुल सुप्रियो, जब उन्होंने परिचय कराया अपनी पत्नी से डैश में, तो उन्होंने कहा कि मैंने इनके यहाँ पहली बार शाकाहारी भोजन किया है,
लेकिन टेस्ट में वो मांसाहारी से कभी इतर लगा ही नहीं। पत्नी के प्रथम परिचय में जो आदमी मेरे भोजन का इंट्रोडक्शन दे रहा है, और मैंने केवल इतना कहा था कि वो चारी भाई बेचारी है, वो यूं हुआ मुर्गा सुर्गा खपा के ले आए उनका, और फिर यह कि चला भाई थोड़ा सा इनको फॉर्मेलिटी के नाते खाना है, तो अरे मुर्गा खात रहे तू दुकान बताए थे हमको, यह बतावा ना। तो चारी हमारे यहाँ इज्जत अगर प्रतिष्ठा किसी को अपनी रखवानी है तो चारी की दोस्ती वो अपना ढक मूद के ठीक कर देता है। तो इन्होंने कहा होगा कि थोड़ा खा लो, तो जब खाने तो हमने उनको कहा कि बड़ा चावल दाल और घी देसी गाय का ये आप खाओ, और चावल दाल बड़ा और घी देसी गाय का। और उसके बाद इन्होंने इशारा किया, तुम तो कहते हो कि ये शाकाहारी है पर ये तो मांसाहारी जैसा टेस्ट लग रहा है, इनसे पूछिए ना, मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ। पर हमारा वो बड़ा मुगौरा इधर रिकमच का मसला, आप यहाँ ढाबे बंद हो जाएंगे, 5 स्टार होटल खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम उनको प्रमोट नहीं किया हमने। हमारे यहाँ जलप्रपात इतने हैं, कहीं भी मैं दुनिया की बात, मैंने दुनिया तो देखा नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में कह सकता हूं कि इतने जलप्रपातों की श्रृंखला किसी भी इलाके में नहीं है। केरल में एक तुतु बहता है 3 फुट पानी, वो कहते हैं ये देखो, अब उसकी ब्रांडिंग 70 साल 100 साल किया केरल ने, तो वो 3 इंच का पानी वो बर्ड फेम हो गया, और हमारा ये चचाई पूर्वा केवटी बहुती ये कूड़ा हो गए, और वो वाटरफॉल है साथ। तो जो अपनी संपत्ति थी, एक तो जो हमारे साथ कमिटमेंट हुआ उसका पालन नहीं हुआ, हमने अपने स्वार्थ की वजह से उसका पालन नहीं होने दिया, और जनता को हमने गुमराह करके रखा कि तुम्हारा ट्रांसफर करा देंगे, तुमको नौकरी दे देंगे, तुम चुप रहो, वोट भर दे देना हमको। ये मैं भी शामिल हूं उसमें, कोई वहां से स्वर्ग से कोई हरिश्चंद्र का अवतार होकर के पैदा नहीं हुआ, मैं भी उसमें शामिल हूं, मैं भी दोषी हूं, मैं संसद सदस्य हूं। और यह नियत है, और इसकी बुनियाद जिन लोगों ने रखा, मैं उनको सबसे बड़ा दोषी मानता हूं। अगर हमको शिक्षा दी जाती कि नहीं, ट्रांसफर जिले के बाहर होगा, प्रदेश के बाहर होगा, रीवा का आदमी रीवा नहीं रखेगा। 100 साल पहले राजघराने में केरल की नर्स आई थी, 100 साल पहले किसी की बेटी रही होगी, कोई उसकी मां रही होगी, कोई उसका बेटा, कोई पिता रहा होगा, न उसको यहाँ की भाषा मालूम, न भूषा मालूम, न वेश मालूम, न भोजन मालूम। और 100 साल पहले किले में आकर के, और उसने किले में नौकरी की नर्स ने, केरल की लड़की आकर के, और अभी भी हमारा लड़का अगर ढकाहा के उस पार जा रहा है तो पिताजी खड़े हैं कि नहीं, ढकाहा के इस पार ही रहेगा। और हम विकास में आगे हो जाएंगे। जो लड़की 100 साल चली, 100 साल पहले रीवा आई, वो आगे विकास करेगी कि हमारा लड़का जो अभी चूल्हे से बाहर जाने के लिए हम अपने को लड़के को भेजने को तैयार नहीं, वो विकास होगा। तो माइग्रेशन हमारा नहीं हुआ, और उसके लिए हम दोषी हैं। तो ये सारी चीजें जो अपनी संपदा थी, जलप्रपातों की संपदा हमने बताई, उस पर हमारा ध्यान नहीं गया। महाराजा मार्तंड सिंह जी के बाद जो हमारी अमूल्य धरोहर, जिसके लिए अपन दुनिया में जाने जाते हैं, सफेद बाग, उसके लिए कोई प्रयास नहीं हुए। अब आज स्थिति यह है कि आप सफेद शेर को जोड़ लीजिए, सारे प्रपातों को जोड़ लीजिए, गोविंदगढ़ के तालाब से, केवल रीवा जिले में ही, बाकी आपको चित्रकूट और अमरकंटक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सिंगरौली के लोग भी आए हुए हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, केवल अकेले रीवा जिले को आप इतना जोड़ दीजिए, तो मैं समझता हूं कि किसी भी प्रदेश, किसी भी इलाके में इतनी प्रचुर प्राकृतिक संपदा नहीं है, इतने पर्यटन के इतने केंद्र नहीं हो सकते। आप केवटी में लगा दीजिए ना झूला, पर इधर हमारा ध्यान नहीं गया। तो इस तरह से मैं तो 5 मिनट के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन जज्बातों को मैं रोक नहीं सका। क्या आप मानते हैं कि अलग राज्य ही समाधान है, या उसकी आवश्यकता नहीं है? नहीं,
अलग राज्य की आवश्यकता नहीं है। मैं बिल्कुल विंध्य प्रदेश 30 जिले का 30 विधानसभा का विंध्य प्रदेश बना दीजिए, फिर 5 मुर्गी इधर से उधर हो जाए, रोज गवर्नमेंट बदलते रहिए, इसका क्या कोई मतलब नहीं। खरीद फरोख्त करिए, गवर्नमेंट बदलिए और तीसरे दिन सरकार बनाइए। मैं विंध्य प्रदेश का समर्थक नहीं हूँ। हाँ, आप अगर कोई विस्तृत तौर पर कोई असेंबली 100-150 विधायकों की विधानसभा की बनानी हो तो आप बना ले, लेकिन 30 विधानसभा की 23 विधानसभा है तो 23-29 विधानसभा की आप विधानसभा बनाओगे तो वो सरकार चलेगी? वो नहीं चलेगी। तीसरे दिन 10 लाख रुपए देकर के विधायक बदल जाएगा। तो वह मैं ऐसे विधानसभा ऐसे प्रदेश की कल्पना में नहीं करता। ये सब फालतू की चीजें हैं और बेवकूफ बना के न जनता चाहती है न नेता चाहते हैं, केवल दुकानदार चाहते हैं। तो यही था और मैं क्षमा चाहूँगा, मैंने कहीं थोड़ा सा कमिटमेंट था हमारा और मैं वापस आके जी बिल्कुल, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपको मिश्र जी, और आपकी सादगी सरलता कई बार आपको उलझा भी देती है, लेकिन आप जारी रखिए इसको। ऐसे राजनेताओं की हम सभी को बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है, क्योंकि एक बड़ा अच्छा शेर मैं हमेशा कभी डिबेट में भी बोलता हूं कि अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। हमेशा अक्ल से क्या सोचना था, कभी दिल से भी सोचिए, कभी दिल की रोशनी में भी देखिए चीजों को। तो मैं अतिथियों से विनम्रता से आग्रह करूंगा, क्योंकि अब समय है आप सबको संजीदगी से सुनने का। मैं एक विनम्र इंटरवीनर तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक जिज्ञासु विंध्य के विकास के लिए बंसल न्यूज और हम सभी व्यग्र हैं। विकास हुआ है और होने की हमेशा संभावना है। तुलना करने में भी मैं नहीं जाऊंगा कि कौन कहां कितना आगे गया, लेकिन हम सब बहुत ही जबरदस्त पैनल है हमारे साथ, जिसमें अनुभवी संजीदा राजनेता तो हैं ही। राजेंद्र शुक्ल जी हैं हमारे बीच में, जिन्होंने रीवा और विंध्य के विकास के लिए काफ़ी लंबी छलांग लगाने की उन्होंने कोशिश की है और बहुत कमिटमेंट के साथ वो सामने आए हैं। हालांकि मैं अक्सर उनसे कहता हूं कि आप एग्जीबिशनिस्ट पॉलिटिशियन नहीं है, प्रदर्शनवादी राजनेता नहीं है। जितना किया जाता है उतना दिखाते नहीं है। दिखाना चाहिए, मार्केटिंग करनी चाहिए। ये जमाना बाजार का है, मार्केट का है, तो जितना आप करते हैं कम से कम उतना तो दिखाइए, इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। दिव्यराज हैं हमारे साथ, त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विरासत के धनी सिद्धार्थ हैं जो बहुत मुखर हैं, बहुत खुलकर बोलते हैं और बड़ी विटी और बड़ी विनोदी भाषा शैली है। द्विवेदी जी हैं बहुत ही अनुभवी और संजीदा। शर्मा साहब हैं हमारे साथ, जो जिनको मैं कहूँगा कि बिजनेसमैन टर्न पॉलिटिशियन है। बढ़िया चीज़ है साहब, ज़रूरत है ऐसे राजनेताओं की भी, और ज़रूरत उन युवाओं की भी है जो यहाँ बैठे हैं। राजनीति को आप भी देखें एक अलग नज़रिए से और सामने आए। तो मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि आप अपनी नाम पट्टिका वाली कुर्सियों पर सामने आसीन हो, और फिर विनम्रता से हम आपको बुलाते रहेंगे एक एक क्रम से, जिससे आप भी सुविधा से इस कोरोना काल में प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए बैठे। क्योंकि माफ़ कीजिएगा, दिल हमारा बड़ा है, थोड़े सोफे हमारे जरूर संकीर्ण हो गए थे। कोई बात नहीं, आप सामने विराजे और एक एक करके हम अपने इन राजनीतिक मेहमानों को सुनेंगे और उनसे विंध्य के विकास पर उनकी राय जानेंगे और सुनेंगे कि कैसे आपका हमारा ये विंध्य, जिसकी शक्ति, जिसकी ताकत अभूतपूर्व है। मैं राजनीतिक जागरूकता की दृष्टि से देखूं तो मैं विंध्य को अद्भुत पाता हूं। यहां का व्यक्ति जब अपनी राजनीतिक समझ को मेरे सामने रखता है, खासतौर से मैं युवाओं की बात करूंगा, तो मैं भी चमत्कृत रह जाता हूं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये प्रदेश विकास की असीमित, ये हिस्सा अंचल मध्य प्रदेश का विकास की असीमित संभावनाओं को अपने आप में समेटे हुए है। दीपक, मैं आपको हैंड ओवर करता हूं मंच, कि आप अतिथियों को उनकी वरिष्ठता और उनके क्रम के हिसाब से बुलाते रहें, और मैं एक
जिज्ञासु विद्यार्थी की तरह उनके साथ संवाद की इस प्रक्रिया में आगे बढ़ता रहूंगा। जी शुक्रिया शरद जी। और सबसे पहले मैं आप ही से कहूंगा कि आप भी सोफे पे बैठे, क्योंकि वक्त संजीदगी से सुनने का है हमारे मेहमानों को, अतिथियों को। आप ऐसा कहेंगे तो लगेगा कि मैंने अपने लिए खाली कराया है। ये मुझे खड़ा ही रहने दीजिए जी। आप बुलाते सबसे रहिए। मैं सबसे पहले रीवा से ही हमारे पूर्व लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस के श्री सिद्धार्थ तिवारी जी को ही बुलाऊंगा चर्चा के लिए। संजीदगी से सुनने का उनके विचार राजनीति को लेकर, विंध्य के विकास को लेकर, कोरोना काल को लेकर, सरकार को लेकर और आने वाले भविष्य को लेकर। जोरदार तालियों से स्वागत करें चर्चा की इस कड़ी में। अभी हमने श्री जनार्दन मिश्रा जी को सुना, लेकिन चूंकि उन्हें कहीं दूसरे कार्यक्रम में शामिल होने जाना था, लेकिन वादा करके गए हैं कि वो एक बार पुनः हमारे बीच उपस्थित होंगे जब हम हमारे वॉरियर्स को, योद्धाओं को सम्मानित करेंगे। तो चलिए, स्वागत की कड़ी तो हो चुकी है, उद्बोधन की कड़ी में 1-to-1 चर्चा के लिए सबसे पहले श्री सिद्धार्थ तिवारी जी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस रीवा जिले से। जोरदार तालियों से मैं एक बार चाहूंगा आपकी गड़गड़ाहट बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहता हूं बंसल ग्रुप का, जिन्होंने हम सबको एक प्लेटफॉर्म में आकर के पिछले एक वर्ष में जो विश्व के ऊपर आपदा आई, उसमें अपने जी जान लगा के, यहाँ तक कि प्राण तक जिन्होंने न्यौछावर किए, जिनको हम सैनिकों से कम नहीं मानते हैं, हमारे कोरोना वॉरियर्स, सर्वप्रथम मैं उनको प्रणाम और नमन करता हूँ। हमारे सभी सीनियर पॉलिटिशियंस जो आए हुए हैं, आदरणीय पूर्व मंत्री शुक्ला जी, हमारे राजेंद्र शर्मा जी, विधायक भाई देवराज जी, हमारे सीनियर आदरणीय द्विवेदी जी, भाई के.पी. त्रिपाठी जी, कविता पांडे जी, भाई मंगू और सभी सीनियर जर्नलिस्ट, जिनकी रचनाएं वो रच तो देते हैं, जैसे हमारे आदरणीय शुक्ला जी, जयराम शुक्ला जी हैं, जो रचनाओं को रच देते हैं, चाहे वो 20 साल पहले की गई हो या 30 साल पहले की गई हो, वो उनके जीवन के बाद भी हमारे जो सीनियर पत्रकार हैं, हमारे जैसे युवाओं को प्रेरित करती रहती हैं और हम उनसे सीखते रहते हैं। आपको भी प्रणाम और नमन करता हूं। आज हमारे पूर्व वक्ता यहां पर बोल रहे थे, मुद्दा है विंध्य का विकास। विंध्य का विकास हमें एक कड़ी के रूप में देखना चाहिए। द्विवेदी जी, आप ये सवाल पूछेंगे ही, तो मैं अपनी व्यू पहले ही बता दूं कि मैं फॉर हूं या अगेंस्ट हूं। तो मैं इस बात को खुल के बोलना चाहता हूं कि मैं विंध्य प्रदेश बनाए जाने के पक्ष में हूं। इसके बाद अगला प्रश्न आप पूछेंगे कि क्या आपकी पार्टी है इसमें, तो मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रख दूंगा। आपने खुद बोली एक राजनीतिक विरासत की आपने बात की। मेरे बाबा परम पूजनीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी कांग्रेस के ही विधायक थे और कांग्रेस के ही विधानसभा अध्यक्ष थे, जब उन्होंने प्रदेश की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करवाया था विंध्य प्रदेश के लिए। उसके पश्चात सन 2000 में मेरे पिता और आपके द्वारा चुने गए रीवा के सांसद, तत्कालीन सांसद श्री सुंदरलाल तिवारी जी ने सन 2000 में पुनः इस मुद्दे को
संसद में रखा था और उसमें बहस हुई थी। परम आदरणीय आडवाणी जी उस समय होम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो मेरा और मेरे पार्टी का उदाहरण आपके सामने है। दुर्भाग्य यह है कि उसके बाद सिद्धार्थ जी, बस एक छोटा सा मेरा सवाल है कि ये राजनीतिक अपनी पार्टी की विरासत, अपने परिवार की विरासत की वजह से आप इस मांग से सहमत हैं, या क्यों, जो बड़ा सवाल है, विंध्य का विकास 30 सीटों के साथ, जो आपके पूर्ववर्ती वक्ता ने कहा, छोटे राज्य अस्थिरता का भंवर, लोभ प्रलोभन, आप कह सकते हैं बड़े राज्य भी उसकी चपेट में आते हैं, लेकिन छोटे राज्य अधिक आते हैं। प्रलोभन की बात तो काफी डिटेल में हमारे सांसद जी ने बताई। सर, मैं क्षमा के साथ आपको रोकना चाहूंगा। मैं आग्रह करूंगा कि आप बैठ के यहाँ पर चर्चा करें, तो वो बहुत बेहतर भी होगा। हमारी जनता क्योंकि आपको संजीदगी से सुनना चाहती है, और शरद सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप बैठें और बैठ के हम इस चर्चा को जारी रखें। शुक्रिया। आइए, आप इसी को ले लीजिए। तो आपने सही सवाल पूछा कि क्या मैं, चूंकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है और हमने इस मुद्दे को मेरे परिवार ने उठाया है, जो कि कांग्रेस के सांसद और विधायक और विधानसभा अध्यक्ष थे, क्या मैं सिर्फ इस कारण से हूं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पे इससे जुड़ा हुआ हूं द्विवेदी जी। ये मैंने आपके एक प्रोग्राम में भी बोला था। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि विंध्य प्रदेश अस्तित्व में था। बाकी जितने नए छोटे प्रदेश बने हैं, ये कभी प्रदेश के रूप में अस्तित्व में नहीं थे, ये आजादी के बाद आए। लेकिन विंध्य प्रदेश 52 के पहले भी अस्तित्व, 56 के पहले भी अस्तित्व में था। और ये मैं नहीं बोलता हूं, हमारे यहाँ पे जितने विंध्यवासी बैठे हुए हैं, जब भी किसी दफ्तर में जाएंगे, आप राजनिवास में जाइए, आपको रीवा के जैसा सर्किट हाउस और राजनिवास कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कैपिटल थी। आप यहाँ कुछ ऑफिसेज में जाइए, पुरानी कमिश्नरी में जाइए, आपको यहाँ पर विंध्य प्रदेश की खुशबू आएगी। मैं तो उसके बाद पैदा हुआ हूँ, तो ये कहीं ना कहीं से जुड़ा। और इसका कितना विरोध हुआ था, उसमें आपको मैं एक 3 घंटे का ये पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी जी का भाषण यहाँ पर रखा हुआ है, इसकी कॉपी में बंटवा सकता हूँ। इसका विरोध उन्होंने उस समय भी किया था। मजबूरियां होती हैं, शायद नहीं चल पाई, इसलिए प्रदेश बना। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, मैं वापस प्रेजेंट में आना चाहता हूं। जो आपने बोला कि क्यों, देखिए, हमारे पूर्व वक्ता ने यहां पर यह भी बोला कि भाई छोटे 30 विधानसभा या 60 विधानसभा या 50 विधानसभा का नहीं बनना चाहिए। जनसंख्या से देखिए, उत्तराखंड की कितनी जनसंख्या है? 1 करोड़ है। 1 करोड़ है और मात्र 4 लोकसभाएं हैं। हिमाचल प्रदेश की कितनी जनसंख्या है? 68 लाख है। तो जनसंख्या के आधार पर नहीं, वहां अपॉर्चुनिटीज कितनी मिल रही हैं और कितना दूर। अब जैसे भोपाल से, हमारे विंध्य का सिंगरौली भोपाल से आप गूगल मैप खोलिए, 710 किलोमीटर दूर है। रीवा से भोपाल 510 किलोमीटर दूर है। पटना रीवा से 490 किलोमीटर दूर है। तो हम दूर होने के कारण भी कभी कभी चीजों से वंचित रह जाते हैं। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, हमारे पास यूनिवर्सिटी थी जो कि विंध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी आई थी, हमारे पास मेडिकल कॉलेज था। बाद में अगर स्टेट की ऑटोनॉमी होती है तो उसके फंड्स डिफरेंट आते